नमस्कार, आदाब, जय जोहर, संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम प्रत्यांश एकेडमी आप सबके लिए लेकर के आया हूँ आज फिर कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड एंड दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास नंबर 2। इस सीरीज़ में आपको पहले ही पता है कि सर हम ऐसे क्लासेस पर अध्ययन करते हैं तो सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको भविष्य में क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या, तो ऐसा हो ही नहीं सकते। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए गए हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए सीधा आते हैं क्लास की ओर और चलते हैं क्लास की ओर। मगर उससे पहले यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट में मैसेज कीजिए, बताइए कि और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है। इशू कोई भी सब्जेक्ट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीजीपीएससी, व्यापम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और अगर आपको दिक्कत है उसमें, तो आप मैसेज कीजिए किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, उसके ऊपर मैं आपके लिए एकदम ईजी वे में कॉन्सेप्चुअल क्लास लेकर के आऊँगा। ठीक, चलिए चलते क्लास के दोस्तों सीधा। तो कंप्यूटर क्लास में आप सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हाजिर है। मैं पहले अपने आप को इधर शिफ्ट कर लूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखते बने। क्वेश्चन नंबर 1, MS पावर पॉइंट 2013 में पावर पॉइंट को बंद करने हेतु किस शॉर्टकट की का संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बोल रहा है भाई MS पावर पॉइंट 2013 वाले में कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं पावर पॉइंट को बंद करने के लिए। ऑप्शन ए Alt+F(X), Alt+X(F), Alt+S(X), Alt+S(X). दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस संयोजन की का प्रयोग होता है पावर पॉइंट को बंद करने के लिए वो है ऑप्शन ए Alt+F या Alt+X। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो Alt+F भी आप प्रयोग कर सकते हैं, Alt+X भी आप प्रयोग करेंगे, दोनों की से आपका बंद हो जाएगा। ये हो जाता था 2013 वाला पावर पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, चश्मे पे चमक रहा, चश्मा उतार दिया जाए। और क्वेश्चन नंबर होगी इसका ये होगी इसका आंसर। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का ताकि आपको दिखे भाई अच्छे से, है ना। चलिए ओके, ये होगी इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। MS वर्ड 2013 में किस टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप मेन्यू को शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हो सके तो इसी बार हॉस्टल वार्डन या लेबर इंस्पेक्टर में या जिसमें भी कंप्यूटर का सिलेबस होगा उसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो MS वर्ड में बताइए किस टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप मेन्यू को शामिल किया गया है। दोस्तों सही आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन है ए इंसर्ट, बी डिज़ाइन, सी पेज लेआउट और डी होम। दोस्तों इलस्ट्रेशन ग्रुप मेन्यू को शामिल करना है। दोस्तों कुछ भी शामिल करना होता है जब हमको अपने जिस पर हम काम कर रहे हैं उसमें हमको डालना होता है। वर्ड में MS वर्ड में कुछ चीज़ हमको डालना है तो डालने बोलते हैं इंसर्ट करना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर इंसर्ट करना। कि आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप मेन्यू में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा भैया, ठीक, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो इलस्ट्रेशन ग्रुप मेन्यू मिल जाएगा। ठीक, तो इंसर्ट मेन्यू में आप चल जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2013 में इंसर्ट टैब के तहत टेबल्स ग्रुप मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता। पूरे इंसर्ट का जो मेन्यू है उसमें क्या क्या मेन्यू, कौन सा ऑप्शन नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए भैया, ऑप्शन ए है इंसर्ट टेबल्स, ए, बी ड्रॉ टेबल्स, सी कन्वर्ट टेबल टेक्स्ट टू टेबल, या डी कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। लास्ट वाला जो TEXT है वो TEXT होगा, प्रिंट मिस्टेक है उसको छोड़ दीजिए, टेक्स्ट में लिखा हुआ लीजिए। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है कि कौन सा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो जो नहीं मिलता हो तो आप आंसर देख लीजिए, मगर क्या क्या मिलता है उसको याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों सही आंसर इसका कि क्या नहीं उपलब्ध होता है इंसर्ट मेन्यू में, तो होता है ऑप्शन डी कन्वर्ट योर टेबल टू टेक्स्ट। आप अपने टेबल को कभी टेक्स्ट बना सकते हैं क्या? नहीं भाई, आप एक टेबल बनाए और उसको आप लिखित में बदल सकते हैं। टेबल भाई, टेबल तो आपका कॉलम और रो से मिलकर बना है, उसको कभी भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, मगर आप कुछ चीज़ लिखे हैं और उसको दोस्तों अगर आपको टेबल में डालना है तो हो सकता है, इसलिए सी सही है। ड्रॉ टेबल, भाई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कि 3x3 या 3x2 का रो कॉलम सेट कर सकते हैं, इसलिए भी सही है। और इंसर्ट मेन्यू में जाके इंसर्ट टेबल में जाके आप पहले से बना बनाया आपका टेबल रहता है उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए तीनों ही सही है। ABC, डी जो है दोस्तों इसमें उपलब्ध नहीं होता है इंसर्ट मेन्यू में। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट है जिसका उपयोग हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। ऑप्शन ए Alt+Ctrl+I, बी Ctrl+Alt+P,
सी कंट्रोल प्लस होम, या डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप करेंगे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, वो आई एल हो सकता है, उसको चेक कर लीजिएगा, मुझे भी डाउट है इसमें। ठीक, तो ऑप्शन ए में जो लास्ट में कंट्रोल के बाद आई है या एल है उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना समय व्यर्थ किए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेआउट टैब में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो बताइए भैया, लेआउट का जो टैबलेट है उसमें कौन सा विकल्प नहीं है? ए मार्जिन्स नहीं है, बी ओरिएंटेशन नहीं है, सी साइज नहीं है, या डी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं है। सही आंसर दोस्तों कि कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग उपलब्ध नहीं होता है किसमें? लेआउट टैब में। क्लियर हो गई बातें? लेआउट टैब में आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं होता है, बाकी मार्जिन्स होते हैं, ओरिएंटेशन भी होता है और साइज। लेआउट मतलब भाई कि आपका पेज जो है वो कैसा दिखेगा, उसका लेआउट कैसा रहेगा, ओवरऑल वो कैसा दिखेगा। तो उसमें मार्जिन्स होंगे तो हम आप डिसाइड कर सकते हैं लेआउट टैबलेट से। ओरिएंटेशन भाई वो लैंडस्केप होगा कि पोर्ट्रेट होगा, वर्टिकल मैंने पोर्ट्रेट, लैंडस्केप मतलब भाई लेटा हुआ। ठीक है, और साइज उसका डिसाइड कर सकते हैं, A4 साइज का होगा, A3 साइज का होगा। यस, तो ये तीनों ही लेआउट टैब में होते हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइजेस उसका, मगर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का मान्य एक्सटेंशन नहीं है? देखिए आपको इसी तरह के क्वेश्चन क्यों लाए जा रहे हैं, इसमें लास्ट में नहीं है टाइप का जुड़ा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पे ही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और उसी का प्रैक्टिस आपको करवाने के लिए दोस्तों ये क्वेश्चंस लेके आए गए हैं, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, है ना, आपको कोई डाउट ना रहे। तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का मान्य एक्सटेंशन नहीं है? बताइए। ए डॉट, ऐसी चीज़ होती थी, मत होइएगा, सब बच्चे वाली चीज़ें हैं, है ना। बताइए भैया। तो ए डॉट एक्सएल डब्ल्यू, बी डॉट एक्सएल एस, सी डॉट एक्सएल एस एक्स, या डी डॉट एस एल एक्स एल। ठीक, तो कौन सा भैया इसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नहीं है? एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी जो फाइल नेम देंगे उसके पीछे दोस्तों एक्सटेंशन, आपको उसका जो है एक्सटेंशन नेम लगता है, और वो बताता है कि जो ये फाइल है भैया ये किससे बना हुआ है, वर्ड से बना है, पावर पॉइंट से बना है, एक्सेल से बना है, तो एक्सटेंशन नेम वही दर्शाता है। ठीक, कि किसमें आपको बनाया है इस फाइल को। दोस्तों एक्सेल फाइल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन नहीं है, वो सही आंसर है आपका डी, अर्थात डॉट एक्सएल डब्ल्यू से भी आप दर्शा सकते हैं एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन, डॉट एक्सएल एस से भी दर्शा सकते हैं, डॉट एक्सएल एस से भी दर्शा सकते हैं। ये तीनों ही आपके एक्सटेंशन है भैया, एक्सटेंशन हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। डॉट जो एक्सेल एक्स है, एस एल एक्स, डॉट एस एल एक्सएल है जो है ये नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। MS वर्ड दस्तावेज में आपके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा लार्ज करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? तो MS वर्ड जो आपको खोलते हैं, जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आप जो टेक्स्ट आप लिखे हैं, जो भी उसमें आप टाइप किए हैं, उसको लार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए शॉर्टकट की से क्वेश्चन आता ही है ना। तो इसमें भैया टेक्स्ट को एनलार्ज करने के लिए, टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? ए कंट्रोल प्लस एल, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का चिन्ह, सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का चिन्ह, या डी अल्ट प्लस एल। दोस्तों सही आंसर है, टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए प्रयोग होता है वो है आपका बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। जब आप कंट्रोल बटन के साथ साथ शिफ्ट दबाएंगे और ग्रेटर देन का चिन्ह दबाएंगे, मतलब ग्रेटर मतलब बड़ा करो उसको, तो ग्रेटर देन दबाएंगे तो बड़ा होगा, और दोस्तों लेस देन का चिन्ह दबा देंगे तो छोटा होता जाएगा आकार टेक्स्ट जो आपने लिखा है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो ऑप्शन बी सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल, तीनों एक साथ दबाना होगा। तो जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको सेलेक्ट करके लिखेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। चलिए होम में जाएं, खालिस्तान ग्रुप पर क्लिक करें, टैब्स बटन पर क्लिक करें, टेक्स्ट फील्ड टैब स्टॉप पोजीशन में वैल्यू एंटर करें और ओके बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से क्या होगा? एडिटिंग हो जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा, फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे, क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। क्या होगा ऐसा करने से? जब होम बटन में जाते हैं, होम से ग्रुप में जाते हैं, जब आप होम में जाएंगे
होम से दोस्तों आप जब ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, ग्रुप से दोस्तों आप टैब बटन में जाएंगे, वहाँ दोस्तों आप टेक्स्ट फील्ड टैब स्टॉप पोजीशन में वैल्यू एंटर कर देंगे, और वैल्यू एंटर करके जब आप ओके करेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों आपका सिंपल यहीं पे हिंट दिया हुआ है, टेक्स्ट फील्ड। और दोस्तों टेक्स्ट करके हम किसी चीज़ को हम टेक्स्ट करते हैं तो क्या बन जाता है सर, जब भी हम किसी चीज़ को टेक्स्ट करेंगे तो सर वो अपने आप में लिखा के पहले 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन फिर मिलके 4-5 लाइन का ग्रुप एक पैराग्राफ बन जाता है, इसलिए आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि पैराग्राफ के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप रट नहीं सकते और समझ के याद भी नहीं रख सकते। इसमें आपको ऑप्शन से ही अपने क्वेश्चन में क्या हिंट छुपा है उससे पहचानना होता है, इसलिए क्वेश्चन डाला मैं। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के कभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि मिलेगा नहीं आपको पढ़ने के लिए। मैंने इसको इसलिए डाला कि भाई डायरेक्ट आगे तो फंस ही जाएगा एग्जाम में, और नहीं तो आप पहचान सके कि कैसे क्वेश्चन से हम उसका ऑप्शन को मैच करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, एक एक्सेल सीट में सेल A1 से A7 में 1204067 के रूप में मान है, निम्न एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा, इक्वल टू एवरेज IF ब्रैकेट में A1 रेशियो A7, जो आपको दिख रहा है सिंबल वो, जब ऐसा आप करेंगे भैया तो क्या होगा बोल रहा है मान। हालांकि क्वेश्चन का जो दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना, ये डाल में दिए हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको छोड़ना होता है, ये उन्हीं क्वेश्चंस में से है दोस्त, है ना, इसको आपको छोड़ना है, ये बात ध्यान रख लीजिए आप, ठीक, इसमें आपको छोड़ देना है, पर फिर भी आपको बता देता हूँ मैं, रुकिएगा एक सेकंड। चलिए, सही आंसर है दोस्तों इसका ए, आंसर आएगा 4। इस 1204067 में से जो A1 से A7 सेल के बीच का वैल्यू दिया गया है उसमें एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन बना है कि बताइए एक्सेल फार्मूला का शुरुआत किस चिन्ह से होता है, तो इक्वल टू के साइन से होता है। लीजिए क्वेश्चन, और ठीक, और क्या उसमें एवरेज का फॉर्मूला होता है, हाँ एवरेज को होता है, एवरेज को इफ के साथ लिखते हैं। इस पूरे सिंबल को एक बार पूछ चुका है PSC भी, आप याद रखिए, है ना, कैसे लिखते हैं इसके पूरे फॉर्मेट को पूछा, इक्वल टू का साइन लगा के लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में A1 रेशियो A7 लिखेंगे, ऐसे करके सब पूछा हुआ है पहले, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका आंसर सिंपली पहुंचा इस तरीके से है कि A1 और A7 में जब आप ब्रैकेट का है सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर, तो 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों दोनों ओर से बीच में होना चाहिए, इसलिए सिंबल ऐसा दिया है कि दोनों ओर से बीच में होना चाहिए, और 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन है, और भैया बीच में होना चाहिए। बीच में कौन है भैया? 0 से ग्रेटर देन, एक 120 और इधर 067, बीच में बच गया 4, इसलिए आंसर हो गया 4। क्लियर? चलिए, सीखना था सीख लिए, आगे बढ़ते हैं। सही कॉलमों का मिलान करें। A जावा, B जावास्क्रिप्ट, C असेंबली या D XML। इधर दिया आपको भैया ऑप्शन मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए, कि सही आंसर क्या है। ए के सामने 1 में दिया है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट के सामने दिया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, C असेंबली के सामने दिया हुआ है कस्टमाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, या D XML के सामने दिया है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो इसमें आपको मैच करना है कि किसके साथ कौन सा मैच करेगा, कौन सा जावा के साथ मैच करेगा, कौन सा जावास्क्रिप्ट के साथ, कौन सा असेंबली के साथ, और कौन सा दोस्तों XML के साथ। तो इसमें तब हो पाएगा जब आप इन सब का मतलब जानते हो कि जावा किस लिए होता है, जावास्क्रिप्ट किस लिए होता है, तभी दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन दोस्तों आता है और इसको आपको सीखना होगा, क्योंकि आने समय में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं आपको, कूटबद्ध वाले। कब तक आपसे बच्चे वाले क्वेश्चन पूछेगा ना कि CPU क्या, कंप्यूटर का दिमाग कौन है, दिल कौन है ना, ये सब फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीज़। हालांकि CPU वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछ लेता है, चलो एक आध क्वेश्चन दे दे सभी बच्चे से बने करके कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो आप भाई मानते हैं CPU। चलिए, तो भैया इसका सही आंसर मैच कीजिए आप। इसमें दोस्तों जावा के साथ मैच करेगा आपका 2, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र लैंग्वेज कौन सा है भैया, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जावा।
जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट दोस्तों, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने का काम आएगा तो सिंपल सी बात है, स्क्रिप्ट कहाँ दिख रहा है? पूरे ऑप्शन केवल एक ही जगह स्क्रिप्ट दिख रहा है, तो जावा स्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। तो 2 का 1, ठीक। चलिए, ए का 2, 2 का 1, यानी ए का 2 और बी का 1। फिर असेंबली के बारे में आ गई है। असेंबली का मतलब है दोस्तों, असेंबली का काम है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक। और दोस्तों एक्सएमएल जो है डी का हो जाएगा 3, कस्टमाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, देखिए ए का 2 भैया कहाँ का है? ए और सी में है। बी का 1 का है? ए और सी में है। सी का 4 है, सी का 4 बस हमको दिख रहा है यहीं पर। हाँ, ऑप्शन ए सही है आपके लिए, ठीक। तो जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सी का मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज और एक्सएमएल का कस्टमाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर हो गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। HLL का पूर्ण नाम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले एग्जाम में, फिर आपको आने देखने मिल सकता है। तो HLL का फुल फॉर्म है, बताइए क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज लाइब्रेरी, सी होस्ट लेवल लैंग्वेज, या डी हाई लिंकर लाइब्रेरी। दोस्तों इसका बिना समय व्यर्थ किए सही आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। चलो, और इसमें लो लेवल लैंग्वेज भी होता है। आंसर क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, कथनों को पढ़ें तथा प्रत्येक कथन की सत्यता के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक, बताइए, कथनों को पढ़ें तथा प्रत्येक कथन की सत्यता के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए फोर्ट्रान को IBM द्वारा विकसित किया गया था। बी विजुअल बेसिक 6.0 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। सी जावा को सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। बताइए भैया, सबसे उपयुक्त चयन कौन सा है सत्यता के संबंध में? दोस्तों आपको वन बाय वन सब बताते हैं। चलिए, फोर्ट्रान को IBM द्वारा विकसित किया गया था, सत्य कथन है। और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा हुआ है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक। देखिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इस फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है। FOR का मतलब फॉर्मूला, TRAN का मतलब ट्रांसलेशन। और दोस्तों ये भी पूछा है कि बताइए फोर्ट्रान किस पर्पस के लिए विकसित किया गया था IBM द्वारा? तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए। किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। याद रखिएगा ये बात है ना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दोस्तों इसका डेवलप किया गया था। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी विजुअल बेसिक 6.0 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, यह सही बात है। और सी जावा भाषा को सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सत्य कथन है। अर्थात तीनों ही सही है, ए सही, बी सही, सी सही, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस सुरक्षा विशेषता सिक्योरिटी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सिस्टम की क्षमता को परिभाषित करती है कि किसी संपत्ति केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा संशोधित की जाती है? पल्ले नहीं पढ़ाना, पढ़ेगा भी नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल जो पल्ले नहीं पढ़ते दोस्त, ठीक है। तो इसको धीरे तोड़ के पढ़िए, जब क्वेश्चन समझना है उसको तोड़ के पढ़िए कि उस सुरक्षा विशेषज्ञता को क्या कहा जाता है, ठीक। सिक्योरिटी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है जो यह सुनिश्चित करता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सिस्टम की क्षमता को परिभाषित करती है कि किसी संपत्ति केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा संशोधित की जा सके। कहने मतलब कि कंप्यूटर में वह सुरक्षा फैसिलिटी को आप क्या बोलेंगे जो केवल यह अथॉरिटी करता है कि जिसके पास उस सिस्टम का पासवर्ड है, जिसको अथॉरिटी मिला हुआ है, जो अथॉराइज्ड उस सिस्टम को चलाने के लिए, केवल वही उस सिस्टम को या उस जो लिखे हुए उसमें डाटा है उसको हैंडल कर सके, एडिट कर सके, बदलाव कर सके या उसको यूज़ कर सके। दोस्तों आंसर एकदम स्पष्ट है। इसे बोलते हैं दोस्तों आपका, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ए उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, नहीं अवेलेबल भाई सबके लिए होगा, है ना। तो भैया कुछ लोगों के लिए कैसे बोल सकते हैं, केवल अधिकृत पार्टियों के लिए बोल दिया है तो अवेलेबल तो सबके लिए हो सकता है, इसलिए ये तो नहीं होगा। बी गोपनीयता, गोपनीयता हो सकता है कि गोपनीय रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है ना, ठीक है। सी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, या डी क्रिप्टोग्राफी। बताइए भाई, क्रिप्टोग्राफी जिससे कोई संबंध नहीं है अभी,
हालांकि एनक्रिप्ट किया जाता है, मैं पासवर्ड आई कोई डालेगा तभी कोई फाइल ओपन होगा, उसको एनक्रिप्शन कहते हैं, कोडिंग डाल देना। तो दोस्तों देखिए, अगर बोलता कि भाई किसी फाइल को बहुत छुपा उपा के रखा गया है तो क्या उस फाइल को क्या कहेंगे, तब वो बोलते हैं गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी। मगर ये बोला कि भाई इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे जो केवल कुछ ही पार्टियों को यूज़ करने का अधिकार दे रहा है, सबको नहीं दे रहा है, इसे इस फैसिलिटी को कहेंगे दोस्तों सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। कि उस सिस्टम की इंटीग्रिटी ये है कि वो किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरों को अपने आप को यूज़ करने नहीं देता। जिसके पास भैया उसका पासवर्ड है, कोड है, केवल उसे ही यूज़ करने देता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि उस सिस्टम की सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है ये चीज़। क्लियर, आंसर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ज़्यादातर पॉइंटिंग डिवाइस संकेतन के रूप में किया जाता है। यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर होता है और माउस की तरह काम करता है। ए स्कैनर, बी जॉयस्टिक, सी माइक्रोफोन या डी ट्रैक बॉल। आप जानते ही, बताइए कि कौन सा वो इनपुट डिवाइस है, साथ साथ वो पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो पॉइंटिंग डिवाइस जहाँ बोल दिया तो भाई सीधा स्कैनर तो खत्म हो गया। इनपुट डिवाइस जरूर है स्कैनर, मगर भाई पॉइंटिंग बोला तो खत्म। जॉयस्टिक भाई इनपुट डिवाइस है ना, और पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। माइक्रोफोन भी है आपका, माइक्रोफोन में तो माइक वाला हो गया बात, वो तो इनपुट डिवाइस हो गया, मगर आपको ये भी नहीं रहा क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब तो बचे दो, एक तो जॉयस्टिक बच गया और एक बच गया ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक, और जॉयस्टिक भी है। मगर दोस्तों जो खास कर बोल रहा है, यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है और माउस की तरह काम करता है। तो माउस की तरह काम कौन करता है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल समझे, पहले एक मोबाइल आती थी ऐसे, हाँ यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गोल से बटन जैसा था, उसको गोल गोल ऐसे छूते थे, आप स्क्रॉल करते थे तो पूरा वो आपका जो कर्सर था वो स्क्रीन में मूव करता था। तो माउस की तरह ही वो काम करता है ट्रैक बॉल, है ना। चलिए कहते हैं आंसर हो जाएगा डी ट्रैक बॉल। किस पद का उपयोग लेटर्स और संख्यात्मक संप्रतीकों न्यूमेरिक कैरेक्टर के संग्रह कलेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो किस पद का उपयोग लेटर्स और संख्यात्मक प्रतीकों, तो लेटर्स को भी और दोस्तों आपके संख्यात्मक प्रतीकों को भी संग्रह, कलेक्शन और डिस्क्राइब करने, वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, बी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, सी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स या डी स्पेशल कैरेक्टर्स। सिंपल सी बात है भाई, लेटर बोल दिया मतलब लेटर कौन होंगे भाई, अल्फ़ाबेट ही होंगे, है ना, अल्फ़ाबेट होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे। और सर बोले यहाँ पे संख्यात्मक प्रतीक, संख्यात्मक मतलब नंबर्स होंगे, दिखाइए न्यूमेरिक तो नंबर्स होंगे, नंबर्स। दोस्तों नंबर से मिलकर क्या, अल्फ़ा वना न्यूमेरिक, इसलिए आगे आंसर बी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अर्थात ऐसे कैरेक्टर जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों और नंबर्स भी हों, जो कि हमारे कीबोर्ड में होते हैं। वहाँ अल्फ़ाबेट भी होते हैं ABCD पूरे, और नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक उसे कहेंगे भैया। जहाँ भी आपका अल्फ़ाबेट्स भी हों ABCD और साथ साथ आपका नंबर्स भी 1 2 3 4, वो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डॉट मैट्रिक्स एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस का एक उदाहरण है। क्या डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है दोस्तों, प्रिंटर का क्वेश्चन आया है, क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस का एक उदाहरण है। और ऑप्शन 2, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। बताइए आप क्या सही है दोस्तों। पहला ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है क्या, दोस्तों नहीं, डॉट मैट्रिक्स कोई भी पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस नहीं है, वो एक प्रिंटर है। तो ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया गलत। बचा क्या 2। अब दूसरे की सत्यता हम चेक करते हैं, यानी फट से देखिए एक को तुरंत जाकर शर्ट से मार दिया, उसमें बी केवल 2 सही है, ऐसा नहीं करना है। दूसरे को चेक कीजिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। तो हाँ भैया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो डॉट डॉट के माध्यम से एक कैरेक्टर करके प्रिंट करता है, इसलिए भैया आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। क्लियर, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उनके डाटा एक्सेसिंग मैकेनिज्म के संबंध में असंगत डिफरेंट विकल्प की पहचान करें। तो डाटा एक्सेसिंग मैकेनिज्म के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान करें, बताइए भैया, ध्यान रखिएगा। डाटा एक्सेसिंग मैकेनिज्म डाटा को कैसे एक्सेस कर रहा है, उसके आधार पर आपको असंगत बताना है कि कौन सा हटके है। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क,
रोम रीड ऑनली मेमोरी और डी मैग्नेटिक टेप। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो आपके डाटा को एक्सेस करने के आधार पर सबसे अलग है? आपको देख के समझ में आ रहा होगा। बादाम जमाने का एक चीज़ इसमें है मैग्नेटिक टेप। आप पहले देखते होंगे सर मैग्नेटिक टेप क्या है, उससे पहले कैसे कैसे डाला था, इसमें 2 ऐसे होल्स होते थे। हाँ सर, इसमें ऐसे रील लपटाया होता सर, ये रील ही आपका मैग्नेटिक टेप होता था। इसमें हमको गाना सुनना होता था तो हम इसको पेन या उंगली फंसा के पूरा ऐसे एक तरफ घुमाते थे, शुरू करते थे, फिर उसको प्ले करते शुरू से गाना बजता था, या फिर हम रिवाइंड करते तो गिंग करके रिवाइंड होता था हमारे रिकॉर्डर में, फिर शुरू से प्ले होता था। उसको फॉरवर्ड आगे करने के लिए हमको रिवाइंड फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना पड़ता था, फिर वहाँ से हम प्ले करते थे। तो इसी का दोस्तों ऐसा सिस्टम है। बाकी ऊपर जो रैम, हार्ड डिस्क और रोम है, इसमें ऐसा फंक्शन नहीं है ना, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो डाटा एक्सेस करने के हिसाब से आपका मैग्नेटिक टेप इन सब तीनों में से अलग है। क्वेश्चन 18, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? एक, सीयू का पूर्ण रूप कमांड यूनिट है। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, क्या सीयू का पूर्ण रूप कमांड यूनिट है और यह कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 2, सीयू और एएलयू दोनों सीपीयू के अभिन्न अंग हैं। बताइए भैया, आपको बताना है इनके बारे में, इनकी सत्यता का सर्वोत्तम विवरण कि कौन सा सत्य है। चल चेक करते हैं। पहला ऑप्शन पे आते हैं, सीयू का पूर्ण रूप कमांड यूनिट है। यहीं पे हो गया गलती। क्या सीयू का फुल फॉर्म दोस्तों कमांड यूनिट होता है? नहीं दोस्तों, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। तो भाई कमांड दिया और कंट्रोल दिया, कंट्रोल सही है, मतलब ये हो गया गलत। ये सही है कि कंट्रोल यूनिट मतलब नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब ही होता है नियंत्रण करना। तो अगर सीयू जो है यह कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है। बाद का लाइन सही है, ये लाइन यहाँ से लाइन सही है, ये लाइन सही, और शुरू में यहाँ गड़बड़ कर दी इसलिए एक हो गया गलत। और जब कंट्रोल करता है तो अब आगे बढ़ते हैं कि सीयू और एएलयू दोनों सीपीयू के अभिन्न घटक है। एकदम सत्य बात कि सीपीयू दोस्तों आपके सीयू एएलयू ये और से मिल करके ही बना होता है। सीपीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू जो कि कंट्रोल करता है भैया हर एक संकेत को कि किस टाइप का आपने इनपुट डाला है, कौन सा इनपुट किधर भेजना है, किसके पास भेजना है पूरे सीपीयू में से। और अगर आप गणितीय संगणना करते हैं तो दोस्तों उसको हैंडल करता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक। और जब भी आप कुछ चीज़ इनपुट करते हैं डाटा को, तो डाटा सबसे पहले सीयू के पास ही जाता है। फिर सीयू दोस्तों उसको लेकर के डिसाइड करता है कि अरे ये किस टाइप का डाटा है, किसके पास भेजना है। फिर कंट्रोल करके वो भी दोस्तों कंट्रोल करता है और उसका मार्ग डिसाइड करके उसको उस मार्ग में डिसाइड करके उसका मार्ग डिसाइड करके उसको भेज देता है कि जाओ भैया तुम इस तरीके का डाटा हो, तुम इस वाले उसके पास जाओ, सिस्टम के पास जाओ। ठीक। तो कंट्रोल यूनिट हर एक चीज़ कंट्रोल करता है। ठीक है। चलिए जैसे हम देखिए यहाँ पे डालते नहीं भाई, मैं कैमरा का बटन दबाया तो मेरा कैमरा ओपन हो गया। कैसे पता चला भाई कैमरा को ओपन होना है? जैसे आपने कैमरा का बटन दबाया अपने मोबाइल में, वो अब आपके द्वारा दबाया वो बटन गया कंट्रोल यूनिट के पास गया सिग्नल। तो कंट्रोल यूनिट आपके द्वारा दबाए हुए सिग्नल को देख के समझिए कि अरे इसने तो भाई कंप्यूटर के आइकन पे बटा अपना उंगली टच किया है, तो मुझे कंप्यूटर हमारे कैमरे के आइकन पे इन्होंने टच किया है, तो मुझे कैमरा ऑन करके देना है। तब कंट्रोल यूनिट भैया कैमरा के पास उस सिग्नल को भेजेगा, बोलेगा चलो खुल जाओ स्क्रीन पे। समझे? जैसे आप गेम के बटन को दबाते हैं, गेम के आइकन को दबाते हैं, तो गेम कैसे खुलता है? तो गेम के आइकन को आपने दबाया, वो सिग्नल गया कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट ने गेम को बोला कि चलो भाई ओपन हो जाओ स्क्रीन पे तुम। ऐसे काम करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक। तो हर एक चीज़ को कंट्रोल यूनिट ही नियंत्रित करता है। समझ गए प्रैक्टिकली भी आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर भी आ जाते हैं कि एक असत्य है और 2 है सत्य, तो आंसर सी। ठीक है, एक असत्य है और 2 है सत्य। चलिए 19 क्वेश्चन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें डीओएस में डी का पूर्ण रूप क्या है? मैंने पहले ही आंसर बोल दिया, क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, इसमें डी का मतलब क्या? डी का मतलब डिस्क है भाई, ये बता रहा है। तो DOS में डी का मतलब है डिस्क, तो आंसर भी सही है। बात खत्म। चलिए उसमें आपको चल गया। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, स्पष्ट करें कि निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। ए, कंपाइलर हाई लेवल भाषा कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है। तो कंपाइलर क्या दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है।
और बी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह संग्रह है जो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है। बताइए दोस्तों क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको सही और गलत बताना है। तो सर पहले आते हैं ऑप्शन ए पर, कंपाइलर हाई लेवल भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को, HLL को, कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है। तो हाँ सर सही बात है, कंपाइलर का काम ही यही है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कंपाइलर का काम क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मशीन लैंग्वेज आपका 01 से मिल करके बना होता है। ठीक, तो आते हैं, तो एक तो सत्य हो गया भैया। चलिए आते हैं बी पर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह संग्रह है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह संग्रह होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत सारे प्रोग्रामों का संग्रह है, ये भी आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति देता है। जैसे मेरे फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है एंड्रॉइड का, और वही तो मुझे परमिशन दे रहा है कि मैं कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना चाहता हूँ, मुझे चलाने दे रहा है। तो यस, ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोस्तों आपको परमिशन देता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो दो आंसर दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए सही और बी सही। चलिए दोस्तों यहीं पे आज का क्लास होता है हमारा समाप्त। मिलेंगे फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास लेकर के। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो चैनल को दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिए, नीचे प्रत्यांश एकेडमी 143 मेरे यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, किस में आपका मन डरता है। उसका थ्योरी बोलेंगे तो थ्योरी, उसका बोलेंगे ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आऊँगा। आपका क्या डिमांड है, मतलब आप साझा कीजिए मेरे साथ, मैं जरूर आपको इस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं फिर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरी ये मुहिम है कि मैं बिना किसी फैसिलिटी के बस अपने मोबाइल से, अपने हाथ से ऐसे लिख के आपका पूरा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक हाथ से पकड़ा हुआ, इस हाथ से कैमरा, क्योंकि मेरे पास ना ट्राइपॉड है ना कोई साधन है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, और एक हाथ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपका लाइट पेन है ना। तो दोस्तों इसमें आपको सपोर्ट करना है मेरा, और मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, और आपके सिलेक्शन के लिए हम दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।